नमस्कार। ईमानदारी के उदाहरण न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में देखे जा सकते हैं, जैसे हीरू ओनोडा, नेल्सन मंडेला, मलाला यूसुफजई और आज इन्हीं में से एक ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में हीरू ओनोडा के जीवन से हम आपको रूबरू कराएंगे। कभी आप जंगल में गए हैं? सोचिए, रात का अंधेरा हो और आप अकेले जंगल में खड़े हो तो आपका क्या हाल होगा? शायद हम एक पल में ही घबरा जाएंगे और दुआ करेंगे कि जल्दी कोई हमें इस जंगल से बाहर निकाल ले। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने देश के प्रति अपने प्यार और ईमानदारी के लिए खुद जंगल में जाने और वहां रुकने को तैयार हो जाते हैं, और वो भी 2-4 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 28-29 साल के लिए। सोचकर ही डर लग रहा है ना? मुझे भी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो कहानी शुरू होती है जापान से। बात तब की है जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। लोग अपने अपने देश में आराम से रहते थे और ऐसे में जापान के एक परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। ये बच्चा भी आम बच्चों की तरह अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर एक ट्रेडिंग फर्म में काम करने लगा। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब उसे सेना में भर्ती होने के लिए बुलाया गया और वो नौकरी छोड़ सेना में भर्ती हो गया और लगभग 3 साल बाद वो ट्रेंड हो सोल्जर हीरू ओनोडा बन गया, जिसने अपने कमांडर से यही सीखा था कि एक सोल्जर के लिए सरेंडर करने से कहीं बेहतर है मर जाना। और यह बात सोल्जर हीरू ओनोडा के दिल दिमाग में घर कर गई थी। इधर दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ चुकी थी। अधिकतर देश चाहकर या ना चाहते हुए भी इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। ऐसे में जापानी आर्मी ने एक मिशन के चलते कुछ जापानी सोल्जर्स को अलग अलग दुश्मन देशों में सीक्रेटली भेजा। हीरू ओनोडा और उनके कुछ साथी सैनिकों को जापान से कई किलोमीटर दूर फिलीपींस के लुबांग आइसलैंड पर भेजा गया। ओनोडा अपने साथियों के साथ जंगलों में छुपकर रहने लगे और यह उनकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था। सोचिए, एक 22 साल का लड़का अपने देश के प्रति अपनी लॉयल्टी और ईमानदारी के चलते एक अनजान देश चला गया, और वो भी दुश्मन देश। लेकिन हीरू ओनोडा एक सैनिक था। ट्रेनिंग में उसने गोरिल्ला फाइट करना और डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे जिंदा रहा जा सकता है सब सीखा था। उसके कमांडर ने उन्हें बता दिया था कि जिस मिशन पर तुम जा रहे हो उसमें कई साल लग सकते हैं। हो सकता है तुम्हें सिर्फ नारियल खाकर जिंदा रहना पड़े। जो भी हो, दुश्मन के बारे में हर इंफॉर्मेशन निकालना और हर हाल में जिंदा रहना। हीरू ओनोडा को हमेशा अपने कमांडर का वादा याद रहता था कि वॉर जीतने के बाद जापान की सेना उसे वापस लेने जरूर आई। और अब हीरू ओनोडा अपने मिशन को अंजाम देने लगे। उन्होंने वहां पहले से ही रह रहे कुछ जापानी सैनिकों को ढूंढा जिससे उनकी ताकत बढ़ सके। लेकिन कुछ ही समय बाद दुश्मन के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें हीरू ओनोडा की टुकड़ी को बहुत नुकसान हुआ। हीरू ओनोडा और बाकी बचे जापानी सैनिकों ने प्लान किया कि अब वो 4-4 के समूह में बंटकर जंगलों में छिपकर रहेंगे। लेकिन फिर भी इनमें से अधिकतर सैनिकों को दुश्मनों ने ढूंढकर मार डाला। लेकिन ओनोडा और उनके 3 साथियों को दुश्मन ढूंढ नहीं सका। खाने की कमी के कारण ओनोडा को जंगली फल सब्जियों को खाना पड़ता था और कभी वो आसपास के गांव वालों को डराकर खाने के सामान का इंतजाम कर लेते थे। ओनोडा और उनके साथी
कई महीनों तक गोरिल्ला फाइट के जरिए दुश्मन सैनिकों को टक्कर देते रहे और उन्हें मारते रहे। लेकिन इस बीच यूएस सेना इस आइलैंड पर आ चुकी थी और उनके डर से बहुत से जापानी सैनिक सरेंडर करने लगे थे। लेकिन ओनोडा ने ना तो खुद सरेंडर किया और ना ही अपने तीनों साथियों को करने दिया। किसी ना किसी तरह ओनोडा अपने साथियों का मोरल बढ़ाते रहते थे। लेकिन एक दिन जब ओनोडा और उसके साथी गांव वालों को डराकर खाने के सामान का बंदोबस्त करने गए थे, तब गांव वालों ने उन्हें कुछ कागज के टुकड़े दिखाते हुए बोला कि लड़ाई 1945 को ही खत्म हो गई है, जिसमें जापान हार गया है। अमेरिका ने 2 परमाणु बम जापान पर गिराए थे, जिसके बाद जापान ने हार मान ली। ये बात बाकी सैनिकों ने तो शायद मान ली थी, लेकिन ओनोडा ने नहीं माना। ओनोडा को लगा कि ये दुश्मनों की एक चाल है। दुश्मन उनको जंगल से बाहर निकालना चाहता है और ओनोडा ने अपना काम जारी रखा। गांव वालों ने लूट से परेशान होकर देश की सरकार से रिक्वेस्ट की, जिसके बाद लाउडस्पीकर से जंगलों में अनाउंसमेंट करवाया गया। एक प्लेन से पूरे जंगल में पर्चे भी फिकवाए गए। इन पर लिखा था कि वॉर खत्म हो गई है, सैनिक सरेंडर कर अपने देश जा सकते हैं। लेकिन ओनोडा को लगा कि अगर ऐसा होता तो उनकी सेना उनको लेने यहाँ जरूर आ गई होती और इसका मतलब लड़ाई चल रही है। कई सालों तक ऐसा चलता रहा। 5 साल के बाद परेशान होकर ओनोडा के एक साथी ने सरेंडर कर दिया। दुश्मन उनको ढूंढ न ले, इस वजह से ओनोडा ने अपनी पोजीशन बदल दी थी। इसी तरह कुछ साल बाद एक और साथी मारा गया। अब मात्र 2 लोग ही बचे थे। उन दोनों ने लगभग 17 साल और जंगलों में निकाले और एक दिन उनके आखिरी साथी को भी फिलीपीन सैनिकों ने मार दिया। इस सैनिक की डेड बॉडी जब जापान भेजी गई तो जापानी सेना हैरान थी, क्योंकि जापानी सेना मान चुकी थी कि अब तक उनका कोई सैनिक जिंदा नहीं बचा होगा। तब जापानी सेना को लगा कि ओनोडा अब भी जिंदा हो सकता है। जापानी सेना ने एक सर्च पार्टी को फिलीपीन भेजा, लेकिन सर्च पार्टी भी इस जंगल में ओनोडा को ढूंढ नहीं पाई और चली गई। लेकिन कोइंसिडेंस देखिए, एक जापानी कॉलेज स्टूडेंट नेरियो सुजुकी ने अपने वर्ल्ड टूर प्लान में ओनोडा को ढूंढ निकाला। उसने ओनोडा को बताया कि 1945 में ही वॉर खत्म हो गई थी, मगर ओनोडा मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अपने कमांडर के कहे शब्द याद थे। दूसरी तरफ ओनोडा जानता था कि उसे यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसने कई फिलीपीनी सैनिकों को मारा था। सुजुकी ने जापान लौटकर ओनोडा की सारी बात सेना को बताई। सेना के उस समय के कमांडर ने ओनोडा के रिटायर कमांडर को साथ में लिया और फिलीपीन के उस टापू पर आए और इस तरह अपने कमांडर के ऑर्डर पर ओनोडा ने अपना मिशन खत्म कर अपनी 30 साल पुरानी यूनिफॉर्म में फिलीपीन सरकार के सामने अपनी तलवार रखकर सरेंडर किया। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने ओनोडा को माफ कर दिया, क्योंकि उनके सामने एक अपराधी नहीं, किसी देश का एक ईमानदार, देशभक्त और लॉयल सैनिक खड़ा था। सोचिए, एक बहादुर सैनिक जो लगभग 28-29 सालों तक अपने देश के लिए लड़ता रहा। कई मुश्किलें आई, पर उसने कभी सरेंडर नहीं किया, जबकि उसके अपने देश ने हार मान सरेंडर कर दिया था। अपने देश पहुंचने पर ओनोडा का सम्मान किया गया। ओनोडा आज भी जापानी सेना के लिए एक मिसाल है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सैनिक सारी दुनिया के लिए एक आदर्श होते हैं। देश के प्रति ऐसी ईमानदारी
हम सभी को सीखनी चाहिए। धन्यवाद।